गाइस, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर मार्वल की काफी अच्छी और सही सीरीज थी। हमें बहुत सारे पुराने और नए कैरेक्टर्स के साथ एमसी की एक ऐसी स्टोरी दिखी यहाँ सुपर हीरोज और विलेंस की फाइट के अलावा बहुत कुछ था। लाइक एंड गेम के बाद दुनिया असल में कैसी बन चुकी है, गवर्नमेंट का वर्ल्ड में रोल कैसा है, सुपर सोल्जर्स, बकी की इमोशनल साइड, जीमो का स्वैग से भरा डांस तो हम भूल ही नहीं सकते और बाकी और भी बहुत कुछ था इसमें। पर इस सीरीज के खत्म होते ही हमारे मन में कई ऐसे सवाल बने रह गए जिनका जवाब हम में से हर कोई जानना चाहता था। जैसे कहाँ है स्टीव रोजर्स, क्या जीमो हमें आगे भी दिखेगा, शेरन कार्टर पावर ब्रोकर क्यों बनी, जॉन वॉकर का फ्यूचर कैसा रहेगा, और भी कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफी मजेदार होगी, तो आखिर तक बने रहना। तो सबसे पहला सवाल है, क्या हमें आगे टॉरिस अगला फैल्कन दिख सकता है? तो मार्वल कॉमिक्स में वॉकिन टॉरिस असल में एक सुपर हीरो है। वो एक ह्यूमन फैल्कन हाइब्रिड होता है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको एक असली फैल्कन के डीएनए से मर्ज किया गया, जो बेसिकली रेड विंग था, यानी सैम का पार्टनर बाज। तो ये केस वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन को एक मकड़ी के काटने से पावर्स मिली, टॉरिस को भी ऐसे ही कुछ एबिलिटीज मिलती है। जैसे इसके पास असली विंग्स हैं, रीजनरेशन की कैपेबिलिटीज और साइकिक लिंक डायरेक्ट रेड विंग से, ताकि वो बाज की नजर से सब कुछ देख सके। लेकिन एमसी में कुछ डिफरेंट है, जहाँ सैम ने अपने पुराने तोड़ दिए गए सूट को टॉरिस को दे दिया, जो काफी हद तक कंफर्म करता है कि टॉरिस फ्यूचर में सैम की तरह उड़ता दिख सकता है। पर सवाल ये है कि क्या हम उसे फैल्कन कहेंगे? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बात यह है कि एमसी कॉमिक्स की तरह नहीं है। अगर यहाँ किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर का नाम देना पड़े तो वो काफी मुश्किल काम हो जाता है। अब कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को ही आगे ले जाने के बारे में देख लो, तो ये करने के लिए मार्वल को एक पूरी सीरीज बनानी पड़ी, ताकि जस्टिफाई किया जा सके कि क्यों सैम कैप्टन अमेरिका की पोजीशन का हकदार था। पर क्योंकि हर कैरेक्टर के साथ कैप्टन अमेरिका के केस की तरह नहीं कर सकते, इसलिए ये सबसे बचने के लिए मार्वल वाले टॉरिस को एक कंप्लीट न्यू कैरेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि उसे फैल्कन बना देना। जिसमें मैं आता हूँ अब दूसरे सवाल पर, जॉन वॉकर का एज यूएस एजेंट एमसी में क्या रोल रहेगा? तो एपिसोड 6 के लास्ट सीन में जॉन वॉकर को नया सूट और यूएस एजेंट के नाम से बुलाते देखी। अब जिसे नहीं पता यूएस एजेंट कौन है, तो ये पहले कैप्टन अमेरिका के नाम पर एक कलंक था, जो काफी मार खाने के बाद यूएस एजेंट बन गया। अब मुझे ये मानना पड़ेगा, जब इसे समझ आया कि ये कैप्टन अमेरिका की लेगेसी के लायक नहीं है, तब इसका कैरेक्टर ठीक लगता है। जहाँ ये गवर्नमेंट के लिए कुछ भी काम कर सकता है अगर इसे सही से ट्रीट किया जाए। और कॉमिक्स में डार्क एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स और बाकी कई सारी टीम्स का हिस्सा रह चुका है ये। अब इसे लेकर गई है, तो एमसी में भी इसका कुछ ऐसा ही रोल दिखेगा। बस बात ये होगी कि जहाँ भी वो काम करेगा, वो जगह और टीम हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। तीसरा सवाल यह है कि क्या शेरन कार्टर एमसी में सुपर हीरोज की दुश्मन होगी? लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि पावर ब्रोकर कोई और नहीं शेरन कार्टर है, जो कि काफी फैंस ने प्रेडिक्ट कर लिया था। बट हमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स में ये बात कंफर्म हो जाती है, जब गवर्नमेंट उसे माफ कर वापस एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कहती है, जो शेरन काफी लंबे टाइम से चाहती थी। बट व्हाई? इसका एक्चुअल रीजन क्या था? तो ये जानने के लिए उसकी आखिरी लाइंस काफी थी, जब वो लास्ट में फोन पर किसी से बात करती दिखी। We're about to have full access to government secrets, prototype weapons, you name it. इस डायलॉग से ये बात कंफर्म है कि चाहे शेरन डायरेक्टली हीरो से कन्फ्लिक्ट में ना पड़े, बट अपना एक एम्पायर खड़ा करने के लिए और पीछे से सुपर हीरोज की वीकनेसेस, गवर्नमेंट के सीक्रेट वेपन्स तक क्रिमिनल्स और विलेंस को बेचने का काम करेगी। जहां पावर ब्रोकर ये नाम ऐसा करने से उस पर काफी फिट बैठता है। तो हाँ, ये शक्ल हमें पहले चाहे कितनी ही साफ दिल की क्यों ना लगी हो, ये लड़की किसी और माइंड की ही है। पर उसने ऐसा किया क्यों? तो इसका जवाब काफी सिंपल है। जब वो मैड्रिपुर में अंडरग्राउंड हुई, तो उसे ये सब पसंद आने लगा। ये पावर जो हर चीज को अंधा कर दे, और पैसा जो कभी खत्म ना हो। और ये बात उसने खुद बोली है सैम को, जब सैम ने उससे पूछा था। तो इससे पता चलता है कि अब एमसीयू में हमें एक इन्फो विलन देखने को मिलेगा, जो दूसरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अब इसके आगे का क्वेश्चन, क्या जीमो राफ्ट से भागेगा? तो जीमो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बकी और सैम ने मिलकर, या मैं कहूँ बकी ने उसे जेल से छुड़ा लिया एक तरह से, ताकि वो फ्लैग स्मैशर्स के बारे में जानकारी दे सके। और जीमो ने अपना काम बखूबी निभाया था, बिना किसी परेशानी क्रिएट की, और लास्ट में वो खुशी खुशी जेल भी चला जाता है। अब यहाँ दो सवाल आते हैं, ऐसा उसने क्यों किया? वो भाग भी सकता था, एंड क्या वो बदल चुका है? तो भागने वाले सवाल पे मेरा एक ही जवाब है, सोकोवी में उसके पेरेंट्स नहीं है, वो मर चुके हैं। और ना ही अब कोई ऐसा दोस्त है जिसके लिए वो वापस जाना पसंद करेगा। सुपर सोल्जर्स को इस सीरीज में खत्म कर चुका है, जितना हमने देखा। और बकी, जिसे वो पहले वेपन की तरह इस्तेमाल करता था, इस सीरीज में जीमो के उसके बारे में सारे ख्याल बदल चुके हैं। यानी अब ना जीमो के पास अपनी आइडियोलॉजी बची है जिसे वो फॉलो कर सके, और ना ही दुनिया में खुशी खुशी किसी के साथ रहने का कोई सवाल। और एक बात ये भी थी कि जीमो वकांडा वालों से बच के कहीं जा नहीं सकता था, वो कभी न कभी उसे ढूंढ ही लेते, जो बात उसे पता थी। इसलिए वो बिना कोई परेशानी खड़े किए शांति से सरेंडर कर देता है। और जितना हमने उसके कैरेक्टर को नोटिस किया है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब दूसरा सवाल ये है कि क्या वो राफ्ट से भागेगा या नहीं?
वेल तो मेरे ख्याल से हाँ, अगर ज़ीमो को कोई चांस मिलता है राफ्ट से भागने का तो वो ऐसा जरूर करेगा। और सीरीज के आखिर में हमने देखा कैसे उसने आखिरी बचे फ्लैग स्मैशर्स को उड़ा दिया, तो कौन नहीं ऐसे दिमाग को यूज करना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, अगर वो खुद राफ्ट से भागता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसे किसी ने भगाने की कोशिश की, वो भी किसी गलत काम के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो काम उसकी आइडियोलॉजी से मैच खाए। यानी जिस भी पर्पज के लिए ज़ीमो को रिलीज किया जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो उसके हिसाब से दुनिया में किसी गलत चीज को हटाने वाला होना चाहिए। और क्या पता ज़ीमो को थंडरबोल्ट्स जैसी किसी टीम का हिस्सा बना लिया जाए जो गवर्नमेंट के अंडर रहे, क्योंकि राफ्ट में ऑलरेडी काफी विलेंस होंगे और ज़ीमो का दिमाग उन सबसे तो बेटर ही होगा, हालांकि ज्यादा डेंजरस भी। बट ज़ीमो ऐसी टीम का हिस्सा बनकर बाहर जरूर निकलना चाहेगा। पांचवा सवाल ये है कि कौन है कॉन्टेसा वैलेंटीना। तो मार्वल कॉमिक्स में कॉन्टेसा वैलेंटीना एक स्पाई है, और ऐसी वैसी स्पाई नहीं, बल्कि उसे शील्ड के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक बताया गया है। सो बेसिकली ये कैरेक्टर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ब्लैक विडो मूवी में दिखने वाली थी, पर जैसे कि वो पोस्टपोन हो गई और अभी तक नहीं आई, तो हम इस कैरेक्टर के साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं बिठा पाए। लेकिन ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में क्यों आई और जॉन वॉकर के साथ क्या चाहती थी, तो इसका जवाब यही है कि वो पॉसिबली एक सुपर हीरो टीम बना रही है, और ये कोई और नहीं, डार्क एवेंजर्स होगी। इतनी शॉर्टी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंड गेम के बाद अवेंजर्स तो रहे नहीं, तो फिर अमेरिका की प्रोटेक्शन के लिए कोई तो चाहिए। और कॉमिक्स में भी ऐसा ही हुआ है, जब अवेंजर्स नहीं थे तो डार्क अवेंजर्स ने उनकी जगह ली थी, जिसमें जॉन वॉकर भी रह चुका है। तो इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है। अब कॉन्टेसा वैलेंटीना वो सही है या गलत, हमें ये नहीं पता। क्या पता वो हाइड्रा की मेंबर रह चुकी हो, या फिर वो नॉर्मल गवर्नमेंट का हिस्सा भी हो सकती है। अब आता है हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कहाँ है स्टीव रोजर्स? क्या वो सैम को शील्ड वापस देकर वापस टाइम में चले गए? तो गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम एंड गेम के स्क्रिप्ट राइटर्स की बात को लेकर चले, तो कैप्टन टाइम में वापस जाने के बाद कुछ इस तरह रहे थे कि कोई न्यू टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुई। अब ये बात इसलिए भी फिट बैठती है क्योंकि अगर कैप्टन के टाइम में पीछे जाने से एक न्यू अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाती, तो TVA यानी टाइम वेरियस अथॉरिटी ऐसा नहीं होने देते, चाहे वो कैप्टन अमेरिका ही क्यों ना हो। इसलिए ओल्ड कैप्टन टाइम में वापस तो नहीं गए हैं। अब वो हैं कहाँ, इसके लिए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एपिसोड में जब टॉरस और सैम बात कर रहे थे, तभी टॉरस सैम से पूछता है, बस कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दरअसल वो चांद पर खुफिया बेस बनाकर। बिकॉज मार्वल कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है, कैप्टन को मून पर भेजा गया ताकि उनकी एजिंग स्लो हो सके, क्योंकि शील्ड नहीं चाहता था कि ऐसे लीडर को खो दिया जाए। तो शायद ये रूमर सही भी हो, या फिर स्टीव स्वॉर्ड के स्पेस वाले हेडक्वार्टर में हो, बाकी पता नहीं यहाँ पे एजिंग वाला फैक्टर अप्लाई होगा कि नहीं। इसके अलावा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का इवेंट भी एंड गेम के 6 महीने बाद का है, तो ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने में स्टीव मर गए हों, इसके चांसेस बहुत कम है। और अगर ऐसा होता तो MC हमें ये जरूर दिखाता, इसलिए स्पेस में जाने वाली बात काफी हद तक पॉसिबिलिटी की तरह नजर आती है। लेकिन जब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जब बकी ने सैम को ये कहा था कि स्टीव अब वापस नहीं आने वाला, तो इससे लगा था कि कैप्टन मर चुके हैं। बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कैप्टन अब स्पेस से वापस नहीं आने वाले। तो आखिर में यही है कि स्टीव रोजर्स जिंदा हो सकते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।